A very good evening to all of you. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is बारका मिर्ज़ा. तो मेरा हमेशा की तरह सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कैसे हैं आप लोग. How you all are doing? I hope everything is going great and good. So stay home, stay safe and stay healthy also. Due to this pandemic situation going around the whole world, आप सब लोगों को पता है तो अच्छा होगा कि आप घर पे रहिए. Stay home, stay safe and stay healthy also. Okay? एज़ यू ऑल नो कि हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑल दी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स, सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो इफ़ यू वांट टू परचेज दी प्रोडक्ट्स देन वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, रिव्यू आप पोर्टल, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगी. ओके, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन, यू विल गेट ईच नोटिफिकेशंस की किसकी लेक्चर कब होने वाली है. ओके, and if you are new to our channel, please subscribe our channel, press the bell icon. जब भी हमारी lectures होगी you will get the notification and ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए ताकि other students will also be a part of our session. ठीक है, तो चलिए, today we will be dealing with UPSC EPFO economics previous year questions discussion. ठीक है, 2017 में जो UPSC EPFO में जो questions appear हुए थे economics के लिए, तो आज इस session में today will be dealing with that questions. Okay, MCQ questions. तो चलिए, without wasting any time, हमारा first question of the day. क्या, चलिए, Dr. Eichroth's formula is associated with determination of option A, fair wages, B, minimum wage, C, living wage, or it's D, a real wage. Read out the question carefully. आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आपको आंसर भी देना है, भले वो रॉन्ग हो, डजेंट मैटर, आपको आंसर देना है. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए या फिर चैट बॉक्स में मैसेज किए. आई विल कन्वे टू योर क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर दूंगी. ओके, क्या पूछा गया है आपको? डॉक्टर आइक्रोथ्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ विच वेज, वेदर इट्स फेयर वेज, मिनिमम वेज, लिविंग वेज और डी रियल वेज. रॉन्ग आंसर चलेगा, आपको आंसर देना है. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज मिनिमम वेज. ठीक है, डॉक्टर आइक्रोथ्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेज. मिनिमम वेज एक्चुअली क्या होता है पता है ना? लोएस्ट रेम्यूनरेशन हम बोल सकते हैं इसको, लोएस्ट रेम्यूनरेशन और सैलरी, है ना? सैलरी, वेजेस या लोएस्ट रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स और एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है. The three basic aspects taken in this formula is food, cloth and shelter. Three basic aspects क्या है इस फॉर्मूला के? food, cloth and shelter. इस पे ज़्यादा ध्यान ये दिया गया था, इसको सबसे पहला प्रायोरिटी माना गया था फॉर द एम्प्लॉयज़ इन दी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके एम्प्लॉयज़ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा मेंटेन करना है उसको ध्यान में रखा गया था 3 फैक्टर्स के साथ, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. Okay, these are the factors that would be considered before the salary increases in the basic minimum pay is decided. ये सारे factors में priority दिया गया था कब? Before the, जबकि salary से पहले जो before the मतलब salary increase होने से पहले इन सारे 3 factors को ध्यान में रखा गया था. ठीक है, उसके बाद salary में increment की गई थी. Okay, this formula is attributed to Dr. Eichroth, who was the director of the Nutrition Division, Food Agricultural Organization, United Nation. जो डॉक्टर आइक्रोथ थे वो कौन थे? द डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन डिवीजन. न्यूट्रिशन डिवीजन मेनली क्या करते हैं? द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, रिलेटेड टू फूड, मेनली चार्जेस ऑफ द फूड्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, फूड चार्जेस, है ना? तो ये तीनों ये डायरेक्टर किसके थे? न्यूट्रिशन डिवीजन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मेनली टू द यूनाइटेड नेशन, मेनली हैड टू हेल्प द अमेरिकन. ओके, तो हमारा आंसर क्या था? मिनिमम वेज. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे
Yeah. Which one of the following is the process in which representative of workmen and employer involved in an industrial dispute are brought together before a third party or group of persons who facilitate through mediations to reach mutually satisfactory agreement, whether it's A, arbitration, B, adjudication, C, conciliation, or it's D, collective negotiation? Read out the question carefully. क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है. Which of the following is the process in which of workmen and employee involved in an industrial dispute? Industrial dispute क्या हो गया? Disagreement और argument हम बोल सकते हैं, और argument, ठीक है, बिटवीन दी वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ऑफ अ पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिकेशन, जो सेटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट को ठीक कर सकते हैं बिटवीन दी टू पार्टीज, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर इट्स आर्बिट्रेशन और एडजस्टिकेशन, और सी कंसीलिएशन, और इट्स डी कलेक्टिव नेगोशिएशन. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज कंसीलिएशन. ओके, इसको क्या बोलते हैं? कंसीलिएशन इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पार्टी और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिकेशंस टू रीच म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट. ओके, चलिए देख लेते हैं हम. कंसिलिएशन इज अनदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस. मतलब एक ये क्या है? एक डिसएग्रीमेंट है या फिर एक आर्ग्यूमेंट है बिटवीन दी टू पार्टीज, है ना, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट्स. ये कंसिलिएशन, जो कंसिलिएटर रहता है वो मेनली क्या हम बोल सकते हैं? मीडिएटर बोल सकते हैं या फिर एक एजेंट बोल सकते हैं, जो दोनों पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो डिसआर्ग्यूमेंट है, उसको सॉल्व करते हैं. Okay, conciliation is a method employed in civil law countries like Italy, okay, and is more common concept there. Italy में ये concept ज़्यादा क्लियर दिया गया है, कंसेप्ट मेनली फॉलो किया जाता है इटाली में. द कंसिलिएटर इज अ इम्पार्शियल पर्सन दैट असिस्ट द पार्टीज बाय ड्राइविंग देयर नेगोशिएशंस एंड डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स अ सेटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट. जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, द कंसिलिएटर क्या मेनली एक एजेंट हम बोल सकते हैं, या एक मीडिएटर बोलते हैं, बीच का जो थर्ड पार्टी जो सॉल्व करती है डिसएग्रीमेंट को और एक सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट देती है. ओके, नेगोशिएशंस हम क्या बोल सकते हैं? एक मेनली एक डिस्कशंस एम्ड, discussions aimed at reaching an agreement. okay, तो क्या हो गया हमारा? कंसिलिएशन. ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? Whether it's A, large number of buyers and sellers in the market, B, differentiated products constitute the market, C, products in the market is homogeneous, or it's D, selling costs are used for sale promotion. क्या पूछा गया है आपको? Which of the following is not a feature of monopolistic competition? ठीक है, चलिए, मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो अगर पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपको पता होगा कि आंसर क्या होगी. आपको आंसर देनी है, आप गलत आंसर दो या रॉन्ग आंसर दो या राइट आंसर दो, प्लीज़ लेकिन आंसर दो. ओके, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. प्रोडक्ट्स होमोजीनियस रहते हैं बट थोड़ा बहुत, लेकिन हमें पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बट सारे जो सेलर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो सेम होमोजीनियस या सिमिलर प्रोडक्ट्स सेल आउट नहीं करते हैं. प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएशन रहती है. ओके, चलिए देख लेते हैं हम. Option is C. Monopolistic competition is a type of imperfect competition such that many producers sell products that are differentiated from one another and hence are not a perfect substitute. सारे
प्रोडक्ट्स सेम रहते हैं, बट प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स है जो वो सारे सेम परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं रहते हैं, सिमिलर रहते, बट सारे प्रोड्यूसर्स का स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग ऑफ माइंड अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन रहता है. ओके, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. बैरियर्स टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर. ये मार्केट में आप इजिली एंटर नहीं कर सकते हैं. देयर आर बैरियर्स टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर. फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. फॉर एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं क्लोथिंग हो गया आपका, क्लोथिंग है, रेस्टोरेंट्स है ना, रेस्टोरेंट्स है, हमारा टीवी प्रोग्राम्स है, फिर हमारा हेयर ड्रेसर्स है. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yeah, social cost is higher than economic cost because option A, society is bigger than economy. B, society includes polity while economy does not include it. C, cost borne by bystander is positive. और it's D, society include both consumers and producers. क्या पूछा गया है आपको? social cost is higher than economic cost. सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट. क्या होगा आंसर? सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है पता है ना आपको? इकोनॉमिक कॉस्ट हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉसेस ऑफ एनी गुड्स, है ना, एनी गुड्स. एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल इकोनॉमिक कॉस्ट के ट्यूशन्स हो गए, कॉलेज हो गया, है ना, बुक्स हो गए हमारे, हाउसिंग हो गया. So these are the examples of economic costs. Okay, and social cost क्या हो गया? Private cost. social cost हम बोल सकते हैं private cost. ठीक है, for an example ले लो आप lake, river, atmosphere. ठीक है, अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर. social cost is higher than economic cost because क्यों हायर क्यों है social cost? मैं आपको अब बता ही दी हूँ तो आप समझ जाओ कि कैसे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन. चलिए हम देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कॉस्ट बोर्न बाय स्टैंडर्ड इज पॉजिटिव. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. द सोशल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल. सोशल कॉस्ट क्या है? रिलेटेड टू द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, दीज आर दी प्राइवेट कॉस्ट प्लस एंड द कॉस्ट बॉर्न बाय द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ये हम क्या है? पर्सनल कॉस्ट बोल सकते हैं और प्राइवेट कॉस्ट बोल सकते हैं. सो सोशल कॉस्ट इज हायर देन दी प्राइवेट कॉस्ट. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ, रिवर्स, लेक और एटमोस्फेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल कॉस्ट जो कि प्राइवेट हम बोल सकते हैं, है ना. एंड इकोनॉमिक कॉस्ट वेयर फर्म्स आर एबल टू स्केप फ्रॉम इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. इकोनॉमिक कॉस्ट किसका हो गया? जो लॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम बोल सकते हैं, मतलब मेनली हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे दी हूँ इकोनॉमिक कॉस्ट का, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, ट्यूशंस हो गया, कॉलेजेस हो गया, हमारा हाउसिंग हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, दैट इज मेनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, है ना. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, तो इसके लिए हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट आर हायर देन दी इकोनॉमिक कॉस्ट. सोशल का कॉस्ट हो गया हमारा प्राइवेट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया जो लॉस, जो प्रोडक्ट्स में हम लॉस इनकर करते हैं उसको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. या सेस ऑन कोल एट ₹100 इज अ टाइप ऑफ विच टैक्स और सब्सिडी और टेक्नोलॉजी.
ठीक है, whether it's A carbon tax or B carbon subsidy or carbon incentives for technology or it's D carbon incentives for selling carbon permit. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. सेस ऑन कोल, सेस एक टाइप का हम टैक्स ही बोल सकते हैं ना, टैक्स ऑन टैक्स, है ना. तो टैक्स ऑन कोल एट ₹100 इज अ टाइप ऑफ, क्या होगा, whether it's A carbon tax, B carbon subsidy, C carbon incentives for technologies or it's D carbon incentives for selling carbon permit. आपको आंसर देना है, कोई बात नहीं, डोंट वरी कि आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो या राइट आंसर दे रहे हो, बट आप आंसर दो. ट्राई टू सॉल्व इट आउट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े एंड ट्राई कीजिए कि करेक्ट आंसर दो. आप मिस्टेक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए कार्बन टैक्स. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. कार्बन टैक्स इज पेड बाय दी बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज. मेनली ये कार्बन टैक्स कौन पेड करती है, मेनली फॉर द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर ऑपरेशंस. मेनली क्या हो जाता है, हीट विच हीट अप द एटमोसफेयर. ठीक है, कार्बन टैक्स एक ऐसा टाइप होता है कि जो हीट एटमोसफेयर को हीट आउट कर दे. ठीक है, द टैक्स इज डिजाइन टू रिड्यूस द आउटपुट ऑफ ग्रीन गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोसफेयर. दिस टैक्स इज इम्पोज मेनली विद द गोल, मेन गोल क्या रहते हैं इस टैक्स की, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है, टू हाउ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. ठीक है, एंड ऑन कंपनीज दैट बर्न कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, ऑयल, गैसोलीन एंड नेचुरल गैस. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस सच एज हम बोल सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन, है ना. तो ये क्या करती है, ये सारी जो चीज है ये क्या करती है, हीट अप करती है एटमोसफेयर एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कार्बन टैक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या इंपॉर्टेंट वन है. ओके, core inflation is different from headline inflation because the former, whether it's A, ignore articles of volatile nature in the price index, B, consider article of volatile nature in the price index, C, is not based on commodity price index, or it's D, consider only core items of consumption in the price index. क्या पूछा गया है आपको, core inflation is different from headline inflation. कोर इन्फ्लेशन क्या है एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, उस पर आपको ध्यान देना है और क्या डिफरेंसेस है बीच में. तो क्वेश्चन और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए. कोर इन्फ्लेशन मेनली क्या है, टेम्पररी, इट एक्सक्लूड्स द टेम्पररी प्राइजेस, है ना, एक्सक्लूड्स द टेम्पररी प्राइजेस. ठीक है, एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, राइज इन द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, अब बताइए क्या होगा आंसर. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इग्नोर्स articles of volatile nature in the price index. Core inflation is different because it ignores articles of volatile nature in the price index. Ignores articles of volatile nature क्या हो गया, articles आपका क्या हो गया, कोई particular item, particular item. Okay, and volatile nature means क्या हो गया, liable to charge rapidly, liable to charge रैपिडली. तो ये क्या हो गया, कोर इन्फ्लेशन क्या करती है, इग्नोर करती है, इसको अवॉइड करती है जो पर्टिकुलर आइटम्स है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो रैपिडली चेंज चार्जेस करती है नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, तो वो क्या करती है, इसको अवॉइड करती है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी फॉर द मतलब पर्टिकुलर रैपिड राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज. बास्केट ऑफ कमोडिटीज मेनली कोई भी पर्टिकुलर राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी ले लो आप. ठीक है, अर्लियर इन WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज कंसिडर्ड फॉर हेडलाइन
इन्फ्लेशन, अर्लियर पहले क्या होता था, जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, द होलसेल रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होलसेल रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मेनली किसके लिए है, टू दी ओनली टू दी बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियल जो मेन हेड्स है प्रोड्यूसर्स, उनके लिए ही है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स। अ बंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उन लोग को एक टाइम पे कम अमाउंट पे, रीजनेबल अमाउंट पे मिल जाती है, ओके। तो ये क्या है, कंसिडर्ड फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट कोर इन्फ्लेशन ऑन द अदर हैंड रिमूव्स वॉलेटाइल गुड्स फ्रॉम द बास्केट, रिमूव्स वॉलेटाइल गुड्स, मैं बता चुकी है आपको, लाइबल टू चार्ज दी रैपिडली चेंजेस इन दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ट्रैकिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, हाउ कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which one of the following bodies has formulated the National Student Startup Policy launched by the President of India in November 2016? Whether it's A UGC, B NCERT, C AIV or it's D AICTE. क्या पूछा गया है आपको? The national formulated the National Student Startup Policy launched by the President of India in November 2016. आपको ये नहीं भूलना है, हम लोग अभी की क्वेश्चंस प्रेजेंट के नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2017 के क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, UGC क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, कमीशन, है ना। NCERT क्या हो गया हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। थर्ड हमारा क्या हो गया, AIU, इट्स यू, हाँ, AIU, ठीक है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, Association of Indian Universities, okay, and AICTE क्या हो गया हमारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो आप बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज D, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। देखिए, द नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE, टू प्रोपेल इंडियन यूथ्स, ठीक है, टू प्रोपेल इंडियन यूथ्स टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या हो गया हमारा, preparation mainly for the economic development, mainly economic development of the country, how to help the societies, how to maintain the standard of living of the social economic standard of the people, ठीक है। it is mainly responsible for proper planning and coordinated development of the technical education and management of education system in India, that is AICTE, mainly in the socio-economic progress, that is on the environment, deforestation, ठीक है, pollution, natural disaster, और हम बोल सकते हैं एनर्जी एंड प्रोडक्शन, okay. So these are the socio-economics which the Indian youths to be contributed for the progress of the Indian economy, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, who among the following was the chairman of the working group for determining the methodology for construction of PPI in India, that is producer price index in India in 2014? Whether it's A Soumitra Chaudhary, B DV Subbarao, C Abhijit Sen or it's D BN Goldar. Who among the following was the chairman?
क्या पूछा गया है आपको? चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीआई इन 2014. पीपीआई मालूम है ना? पीपीआई, व्हाट इज पीपीआई? दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. ये क्या है? मेनली दी चेंजेस, हम बोल सकते हैं चेंजेस इन दी प्राइजेस, चेंजेस इन दी प्राइजेस received by domestic for the outputs, ठीक है, दैट इज पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. तो कौन थे हमारे चेयरमैन? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बी एन गोल्डार. बी एन गोल्डर वॉज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीआई इन 2017. ठीक है, चलिए, बी एन गोल्डर वॉज द चेयरमैन, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीआई इन इंडिया इन 2014. मेजर बेसिक मेजर्स क्या था? एवरेज चेंजेस इन दी प्राइसेस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, मतलब द इंडिया की कंट्री की जो प्रोड्यूसर्स है, जो सेलर्स है, उसके लिए फॉर देयर आउटपुट, how to achieve the maximize the profit, whether work by machines or the employees. ठीक है, the PPI are the commercial transactions for many products and services. Commercial products means क्या हो गया? Buying and selling of goods and services to maximize प्रॉफिट. हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स मेनली हम किसको बोल सकते हैं? बिटवीन द बायर एंड द सेलर. जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंज होती है, जो ट्रांजैक्शंस की एक्सचेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है, तो पीपीआई दी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हम बोल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके. ओके, Which one of the following schemes is aimed at all-round development of adolescent girls in the age group of 11 to 18 years and making them self-reliant? Whether it's A, RGSEAG, or B, IGMSY, C, NMEW, or it's D, RMK. Development of adolescent girls in the age group of 11 to 18 years. Adolescent girls mean process of developing. Okay, developing for a process of developing for a child into an adult. ठीक है, चाइल्ड से एडल्ट में, छोटे से बड़े होने में क्या क्या प्रोग्रेस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट खुद से, वो उसके बारे में क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट ऑप्शन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स. एज ग्रुप क्या है? 11 to 18 ईयर्स. क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम है कोई भी क्वेश्चन में, तो क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए हम बता दें, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, RGSEAG. दैट इज राजीव गांधी स्कीम फॉर empowerment of adolescent girls. Okay, Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls, mainly making them self reliant. ओके, चलिए देख लेते हैं हम. द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स. दैट इज, हम उसको क्या बोल सकते हैं? सबला भी बोल सकते हैं. other name of Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls is Sabla. A centrally sponsored scheme in 25 districts. कितने districts में? 205 districts selected from all states. जितने भी सारे states है उसमें कितना districts को select किया गया for Sabla? That is 205 districts को. The scheme Sabla aims at empowering adolescent girls. Main aim क्या है? To empower the adolescent girls. मतलब बच्चे से, छोटे से, चाइल्ड से एडल्ट बनने में क्या क्या उन डेवलपमेंट होनी चाहिए गर्ल्स के अंदर, उसमें मेन एम एम्पावरिंग दिया गया है. ओके, मेन एम 11 to 18 ईयर्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट.
सेल्फ डेवलपमेंट मेनली किया, प्रमोट किस किस फैक्टर्स को किया गया है, दैट इज न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन पे, हेल्थ एंड हाइजीन, फैमिली एंड चाइल्ड केयर, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, अपग्रेड होम बेस्ड स्किल्स। मेन एम किस पे फोकस किया है इन द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स में, मेन न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, फैमिली एंड चाइल्ड केयर, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, अपग्रेड होम बेस्ड स्किल्स, mainly for the adolescent girls from 11 to 18 years। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 205 डिस्ट्रिक्ट्स में, फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स। ठीक है, दैट इज राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, सबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, दैट इज PESA एक्ट इन 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स? कौन सा ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है फॉर PESA, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज? Okay, whether it's A, to provide self governance, B, to recognize traditional rights, C, to create autonomous regions in tribal areas, or it's D, to shield tribal people from exploitation। Question, read out this statement carefully। Question को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद try to solve it out। Confused नहीं होना है, do not get confused। सॉरी, किसी ने शायद आंसर को देख लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज। दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996। ओके, चलिए देखते हैं हम। The Panchayat Extension Scheduled Area Act 1996 was enacted to provide self-governance to tribal in 5th scheduled areas of the country। Self-governance क्या हो गया? Self-governance और self-government हम बोल सकते हैं ability of the group individuals, ability of the groups or individuals to exercise all the decisions, all the powers or decisions, या फिर necessary functions हम बोल सकते हैं, necessary functions of regulations without interventions। okay, फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटीज। मीन्स क्या किया गया है? द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल मेनली किसके लिए है? फॉर दी शेड्यूल, मतलब ट्राइबल एरियाज को, शेड्यूल्ड एरियाज को मेनली उन लोग को सारे पावर्स दिया गया है, मतलब डिसीजन नेसेसरी जो भी फंक्शंस या जो भी डिसीजंस लिया जाएगा उसमें उसको पावर दिया गया विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशंस। अदर की अथॉरिटी की इंटरवेंशंस बीच में नहीं चाहिए। ओके, इट रिकॉग्नाइजेज देयर ट्रेडिशनल राइट्स। उन लोग के पास उन लोग को ये राइट्स दिया गया है कि उन लोग नेसेसरी डिसीजंस या फिर फंक्शंस प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड ऑल्सो एम्स टू फ्री ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू प्रोवाइडिंग दी पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मतलब जो भी उसको राइट्स दिया गया है उससे उसको अपने पावर्स एंड डिसीजंस और नेसेसरी फंक्शंस लेने का फुल टू फुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following countries is not a member of WTO? Whether it's Japan, China, Iran or Russia. Countries is not a member of WTO. Okay, ये according to 2017 के questions हम कर रहे हैं, तो ये आप लोग नहीं भूलना। Okay, ये present questions नहीं है present year के, that is 2021। ये last year's previous year के questions हम discuss कर रहे हैं, तो don't get confused। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? वेदर इट्स जापान, चाइना, ईरान, रशिया, क्या होगा? मेंबर नहीं है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली डील किससे करती है? ट्रेडिंग वर्क, बिजनेसेस को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
ठीक है, इंटरनेशनली। चलिए हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ईरान। ईरान इज country is not a member of WTO, that is World Trade Organization. Okay, देखिए, there are some big economies of the world but they are not the members of the World Trade Organization. बहुत बड़े बड़े इकोनॉमीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बट वो क्या है, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। मेनली देख लेते हैं हम कौन कौन सी कंट्रीज है, ईरान, सर्बिया, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, स्वीडन, बेलारस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। थोड़े डिफिकल्ट नेम्स है ना, बट ये सारे नेम्स है, जो ये सारे कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं है, मेंबर्स नहीं है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेडिंग वर्क, बिजनेस वर्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी established in whether it's one farming sector, B manufacturing sector, C service sector or it's D trading sector. Select the correct option या and once, whether it's A 1 or 2 and 4, B 1 3 and 4, C 1 2 and 2, 1 2 and 3. Sorry, यहाँ पे 3 होगा, okay? 3 या फिर 2 3 and 4. कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अ स्टैंड अप एंटरप्राइज, क्या होगा आंसर? चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी 2 3 एंड 4। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है और ट्रेडिंग सेक्टर भी है। स्टैंड अप इंटरप्राइज कैन बी स्टैब्लिश्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर। ओके, चलिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs एंड 1 crore। ठीक है, बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs एंड 1 crore देती है, फैसिलिटेट करती है टू एटलीस्ट 1 scheduled कास्ट और 1 scheduled ट्राइब्स में बोरोवर्स, 1 scheduled कास्ट मेंबर ऑफ 1 scheduled कास्ट एटलीस्ट, या फिर 1 scheduled ट्राइब्स के मेंबर्स ऑफ बोरोवर्स रहने चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 वुमेन भी रहनी चाहिए बोरोवर पर बैंक ब्रांच, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज। फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज मेनली, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ, जो फैक्ट्रीज हो गए, जो पावर हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स which are built from scratch on green land, which are built from scratch, स्क्रैच हम बोल सकते हैं कैंसिल आउट, ठीक है, ऑन ग्रीन लैंड। ये क्या हो गया, मीन्स क्या हो गया, जो एरियाज कैंसिल आउट है, ओके, जो एरिया में कुछ नहीं बन सकता, उसमें क्या हुआ है, ये जो है स्टैंड अप स्कीम, इंडिया स्कीम है, ये क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है मेनली टू दी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 10 lakhs to 1 crore लोन फैसिलिटेट प्रोवाइड कर रही है टू दी बोरोवर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, एंड 1 वुमेन बोरोवर शुड बी देयर फॉर पर बैंक ब्रांच, मेनली फॉर दी ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज। मेनली जो लैंड में जो कैंसिल जो लैंड किया गया है उस पर ये लोग फैक्ट्रीज या प्लांट मशीनरीज, जो एयरपोर्ट्स, वो काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। ये इस ग्रीन लैंड पे वो लोग कोई भी काम कर सकते हैं, वेदर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इंटर पे, या फिर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज इंडस्ट्रीज, कोई भी सेक्टर में आप वो काम कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछिए। ओके, चलिए। वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी आर एग्जांपल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स और वर्कर्स सजेशन स्कीम्स। क्या होगा, वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी एंड कैंटीन कमिटी आर एग्जांपल्स ऑफ, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन कमिटी एग्जांपल्स।
ओके देख लेते हैं हम. द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट refers to participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. This is also known as labor participation or employee participation in management. Means क्या हो गया? To establish them industrial democracy, मतलब जो employee है, जो working in the business और organization, तो उन लोगों को उनको भी main participation होना चाहिए कि decision कैसे लिया जाता है, roles and function में कैसे employ किया जाता है. Non-managerial mainly हम किसको बोलते हैं? नॉन मैनेजरियल मतलब ये सारे हम नॉन मैनेजरियल हम रिलेटेड टू मैनेजर्स नहीं है बोल सकते और ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को नहीं बोल सकते. नॉन मैनेजरियल मेनली द एम्प्लॉय वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो उन लोगों को के लिए भी क्या क्या सोशल वर्क्स प्रोवाइड करना है, रेम्यूनरेशन, सैलरीज में इंक्रीमेंट देना है, ऑल दी फंक्शंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, डिसीजंस एंड फंक्शंस लेने के टाइम में उन लोगों को इन्वॉल्व करना है. सो दिस आर क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं और कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, कोई भी बिजनेस में बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री में. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ यूनियन मेंबरशिप में कवर वर्क्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज वेदर इट्स इंडस्ट्रियल यूनियन, बी जनरल यूनियन, सी क्राफ्ट यूनियन और इट्स डी रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन. क्या पूछा गया है आपको? यूनियन मेंबरशिप में कवर वर्क्स employed in many industries, employment and crafts is known as whether it's industrial union, general union, craft union or region comes industry level union. क्या बोलते हैं हम? चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट ऑप्शन इज जनरल यूनियन. द करेक्ट ऑप्शन इज जनरल यूनियन. अ यूनियन मेंबरशिप में कवर वर्क्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट्स एंड क्राफ्ट इज नोन एज जनरल यूनियन. ठीक है देख लेते हैं हम. अ जनरल यूनियन इज अ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन मीन्स क्या हो गया? ट्रेड यूनियन मीन्स द एक्टिविटीज, द बिजनेस एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट यूनियन, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर. ठीक है, विच रिप्रेजेंट वर्कर्स फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज. ठीक है, जनरल यूनियन क्या है? एक ट्रेड यूनियन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल टुगेदर है, विच रिप्रेजेंट वर्कर्स फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज. ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स को फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, रादर देन जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर सेक्टर. ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अ होल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, रादर देन वन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्टिकुलर, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन से या भी कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर से ये रिप्रेजेंट नहीं करते वर्कर्स को. ठीक है, एज इन क्राफ्ट यूनियन और इंडस्ट्रियल यूनियन. इंडस्ट्रियल यूनियन और क्राफ्ट यूनियन में क्या किया जाता है? वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ पर्टिकुलर सेक्टर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है. Okay, a general union differs from union, federation or trade council is that its members are individuals, not unions. ठीक है, a general union differs from union, federation कैसे? क्योंकि trade council is that its members are individuals, not unions. Okay, union हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. एंड फेडरल क्या हो गया? फेडरल क्या हो गया? रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, relating to a system of government, okay, mainly for the political contents, है ना. ये क्या हो गया हमारा? जनरल यूनियन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. which one of the following is not a trade union security measures? अभी हमने पढ़ा ना, विच फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया आपको. हाँ, ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स. ए क्लोज्ड शॉप सिस्टम, बी एजेंसी शॉप सिस्टम, सी ओपन शॉप सिस्टम और इट्स डी यूनियन शॉप सिस्टम. नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी. ओके, चलिए हम देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Open shop system is not a trade union security measures. क्यों भला? देखें हम. An open shop is a place of employment. Open shop क्या है? खुला शॉप क्या है? A place जहाँ पे रोजगारी मिलती है. At which one is not required to join for financial support. Place of employment है, रोजगारी की है, बट एक को ज्वाइन नहीं करना है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए.
ओके, फ्लो ऑफ मनी के लिए। फर्म डज नॉट रिक्वायर मेंबरशिप इन एनी यूनियंस। यहां पे अगर इंप्लॉयमेंट मिलेगी तो इंडिविजुअल मिलेगी, मतलब ग्रुप ऑफ यूनियन जरूरी नहीं है आपको लाना है एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज और डील विथ एनी यूनियन और वेयर द वर्कर्स हैव नॉट इलेक्टेड अ यूनियन टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। मेनली क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या है, वर्कर्स डील नहीं, मतलब डीलिंग नहीं करना है विथ एनी यूनियन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से डील नहीं करना है, और वेयर द वर्कर्स हैव नॉट इलेक्टेड एज अ यूनियन टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, मतलब अ ग्रुप ऑफ पब्लिक जमा है खुद के इंटरेस्ट के लिए, ये ओपन शॉप्स नहीं है। ये ओपन शॉप्स मेनली क्या है, फॉर द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, मतलब फ्लो ऑफ मनी, मेनली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इसे ज्वाइन नहीं करना है, एंड मेनली द ग्रुप ऑफ यूनियन, इस पे ग्रुप ऑफ यूनियन ऑल टुगेदर ज्वाइन नहीं, उसके लिए ये ओपन शॉप नहीं है। ओके, ये शॉप मेनली क्या है, फॉर दी रोजगारी एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट इज ओपन शॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर? Whether it say labor is largely regarded by the employees as operating organization in this industry, B, labor is affected by the law of demand and supply, C, labor has the right to be consulted in regard to the term and conditions under which they are supposed to work, or is D, labor is cog in the machine? क्या होगा? सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर पूछा गया है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। रॉन्ग भी होगा आपका ऑप्शन, रॉन्ग भी आप दोगे तो चलेगा, बट आंसर आप दो, मैं आपको करेक्ट करूंगी। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज citizen concept of labor is option C. Labor has the full right to be consulted in regard to the terms and condition under which they are supposed to work. उसके अंदर full right है कि वो कहाँ पे वर्क करना है, उसको किसके साथ वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, उसकी right है वो। ओके, चलिए देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज वॉन इन 1947, इंडिपेंडेंस के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इम्बेडेड अ सीरीज ऑफ फंडामेंटल लेबर राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट्स टू ज्वाइन एंड टेक एक्शन। इम्बेडेड मीन्स क्या हो गया? Embedded means fixed किया गया by the Constitution of India। किसके लिए? लेबर को full rights मिलनी चाहिए to join and take actions in the trade unions। ट्रेड यूनियंस, वो लोग ट्रेड यूनियंस टुगेदर काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो उसकी फंडामेंटल राइट है, उसे डिसाइड करना है। okay, the principle of equality at work and the aspiration of creating living wage and decent working conditions means क्या हो गया? ये वर्कर को फुल राइट दिया गया है कि वो उसको ट्रेड यूनियन के साथ काम करना है कि नहीं, पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एट वर्क, इक्वालिटी अगर वर्क कर रहे हैं तो इक्वल वर्क या इक्वल वेजेस सबको काम के हिसाब से मिलनी चाहिए, वो भी राइट दिया गया है, इक्वालिटी एट वर्क। एंड द एस्पिरेशन ऑफ क्रिएटिंग लिविंग वेज, एस्पिरेशन मीन्स क्या हो गया? होप, होप और एम्बिशन हम बोल सकते हैं, है ना, उसकी वर्कर्स की भी तो कुछ होप होगी या एम्बिशन होगी ऑफ क्रिएटिंग लिविंग वेज विद डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, मतलब ऐसा काम कर रहे हो तो उसको ऐसा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करो, वेजेस भी, सैलरीज, रेम्यूनरेशन भी इक्वली प्रोवाइड करो वर्क के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लेबर कंसेप्ट, सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर। ओके, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। ओके, एंड हमारा EPFO का लेक्चर अब से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, अब हमारे सारे चैप्टर्स भी कवर आउट होंगे धीरे धीरे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।